हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सेक्शन 44AA डिस्कस करूंगी जो है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये सेक्शन बात करता है कि ऐसे कौन से बिजनेसेस या ऐसे कौन से प्रोफेशंस हैं जिन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, और अगर ये लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे तो इनके लिए ऊपर नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल्टी भी लग सकती है। तो पहले ही है इसमें स्पेसिफाइड प्रोफेशंस, यानी कि सीबीडीटी ने कुछ प्रोफेशंस को स्पेसिफिकली बोला है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। तो ये प्रोफेशंस है लीगल प्रोफेशन, अगर कोई लॉयर है, कोई मेडिकल प्रोफेशन में यानी कि डॉक्टर्स वगैरह, अगर कोई इंजीनियर है या कोई आर्किटेक्ट है, सिमिलरली अगर कोई अकाउंटेंट है यानी कि सीए है, सीएस है या सीडब्ल्यूए है, टेक्निकल कंसल्टेंसी अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई इंटीरियर डेकोरेटर है या कोई भी फिल्म आर्टिस्ट है, या कोई ऐसा प्रोफेशन जो सीबीडीटी नोटिफाई करता है, यानी कि अगर सीबीडीटी को लगता है कि किसी और प्रोफेशन को इस लिस्ट में एडअप करना है तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू इसमें एडअप कर सकते हैं। इन लोगों को तभी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं जब इनकी ग्रॉस रिसीट्स, क्योंकि ये प्रोफेशन है तो इनके पास रिसीट्स होती हैं, इनके पास सेल्स नहीं होती है, टर्नओवर नहीं होता। तो अगर इनकी ग्रॉस रिसीट्स जो है वो 1,50,000 को क्रॉस करती है यानी कि उससे ज्यादा हो जाती है इन ऑल द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो अगर मुझे देखना है कि क्या मुझे 2021 के लिए क्या मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो मैं अपना जो ग्रॉस रिसीट्स है वो 2021 के लिए नहीं देखूंगी, मैं देखूंगी पिछले 3 सालों में, यानी कि प्रीवियस ईयर से पहले वाले जो हमारे 3 साल होंगे हमें उसमें देखना है कि अगर उन तीनों के अंदर हमारी ग्रॉस रिसीट्स जो है वो 1,50,000 से ज्यादा है तो ही उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अगर किसी एक ईयर में भी उनकी जो ग्रॉस रिसीट्स है वो कम हो जाती है तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना। पर अब एक पर्सन आया, उसने कहा कि मेरे पास तो 3 साल का डेटा नहीं है, मैं तो न्यूली सेटअप बिजनेस हूँ, मैंने अभी अभी अपना प्रोफेशन जो है वो स्टार्ट किया है। तो उस केस में उनकी ग्रॉस रिसीट देखी जाएगी जो करंट ईयर की होगी। तो अगर उनकी करंट ईयर की ग्रॉस रिसीट जो है वो 1,50,000 को क्रॉस करती है तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। इसके बाद बात करते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ की। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ कोई बिजनेस या प्रोफेशन कैरी आउट करते हैं तो अगर उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है यानी कि ऑलरेडी उनके पास कोई बिजनेस है या प्रोफेशन है तो उनकी हम देखेंगे टोटल इनकम। अगर उनकी टोटल इनकम 2,50,000 से ज्यादा है या फिर अगर उनकी टोटल इनकम 2,50,000 को क्रॉस नहीं कर रही तो हम उनकी टोटल सेल्स देखेंगे। तो उनकी टोटल सेल्स क्या है, टर्नओवर क्या है या ग्रॉस रिसीट्स। अगर उनकी ये जो सेल्स वगैरह है 25 लाख को क्रॉस कर जाती है तो या तो इनकम क्रॉस करे 2,50,000 को या फिर उनकी सेल्स क्रॉस करे 25 लाख को। तो कुछ भी एक अगर उनकी क्रॉस कर जाता है तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये जो क्रॉस करना चाहिए वो किसी भी पिछले 3 सालों में करना चाहिए। तो ये जो पिछले 3 साल है ये इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, यानी कि अगर मुझे 2021 के लिए देखना है कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है कि नहीं, तो उन्हें 2021 से पहले के जो 3 साल है उसके लिए उनको ये लिमिट देखना पड़ेगा। अब अगर उनका जो बिजनेस या प्रोफेशन है वो न्यूली सेटअप है, अब उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं था लेकिन उन्होंने इसी साल अपना बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप किया है, तो इन दैट केस हमारी लिमिट जो है वो सेम ही है, टोटल इनकम 2,50,000 को क्रॉस करनी चाहिए या फिर उनकी जो टोटल सेल्स है या फिर टर्नओवर है या फिर ग्रॉस रिसीट्स है वो 25 लाख को क्रॉस करता है। तो इन दोनों में से अगर कोई सी भी लिमिट उनकी एक्सीड हो जाती है तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो प्रीवियस ईयर से पहले वाले 3 साल देखने हैं, और अगर वो बिजनेस या प्रोफेशन न्यूली सेटअप है, अभी अभी स्टार्ट किया है, तो हम अपना करंट ईयर का इनकम और सेल्स देखेंगे। अब बात करते हैं अदर की, जो कि इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़कर है। तो अगर अदर पर्सन्स उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस या एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है तो उनके लिए लिमिट क्या होगी, तो हम पहले उनकी टोटल इनकम देखेंगे। अगर उनकी टोटल इनकम 1,20,000 को क्रॉस कर जाती है या फिर अगर उनके टोटल सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स जो है वो 10 लाख को क्रॉस कर जाता है। अब ये भी हमें एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो हमें करंट का नहीं देखना, एग्जिस्टिंग बिजनेस वालों को कब का देखना है, पिछले 3 सालों का, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के जो उनके पिछले 3 साल है उसमें उनका डेटा देखना है कि क्या उनकी टोटल इनकम 1,20,000 को क्रॉस कर रही है। अगर नहीं कर रही तो फिर हम उनकी सेल्स देखेंगे, क्या उनकी सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख को क्रॉस कर रहा है। अगर किसी भी 3 साल में क्रॉस कर गया तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर।
अगर यही अदर पर्सन जो हैं उनका न्यूली सेटअप बिजनेस है, अगर उनका न्यूली सेटअप है तो लिमिट्स हमारी सेम रहेंगी, टोटल इनकम 120 से ज्यादा और टोटल सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख से ज्यादा। अगर हमारी लिमिट्स ब्रेक होती हैं तो हमें करंट ईयर में अगर हमारी लिमिट्स ब्रेक हो जाती हैं तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अब है प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि हमें बुक्स तो आपने बोल दिया मेंटेन करना है, पर कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। तो पहला है हमारे पास कैश बुक, दूसरा हमें जर्नल मेंटेन करना है अगर हम मर्केंटाइल सिस्टम जो है वो अकाउंटिंग का अडॉप्ट करते हैं। हमें लेजर भी मेंटेन करना पड़ेगा। फिर हमें कार्बन कॉपीज चाहिए, यानी कि कार्बन कॉपीज आपको पता होगा जो कार्बन पेपर होता है जो बिल बुक के नीचे लगाते हैं। तो अगर जो ओरिजिनल बिल होता है वो हम अपने कस्टमर को दे देते हैं और जो उसका कार्बन कॉपी होता है वो बिजनेस अपने पास रख लेते हैं। तो कार्बन कॉपीज रखनी है या फिर काउंटर फॉइल्स। काउंटर फॉइल्स होता है जब बिल के 3-4 पार्ट होते हैं तो हम ओरिजिनल जो होता है वो कस्टमर को दे देते हैं और बाकी के जो होता है काउंटर फॉइल्स हम खुद के पास रख लेते हैं। तो या तो हमें कार्बन कॉपीज या फिर काउंटर फॉइल्स जो है बिल्स के उनको भी मेंटेन करना है। अगर हमने कोई रिसीट इश्यू किया है और वो 25 से ज्यादा है तो हमें ये मेंटेन करना है, यानी कि 25 रुपए तक का अगर हमारा कोई रिसीट हो रही है तो हमें उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। 25 रुपए से ज्यादा है तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा उसकी कार्बन कॉपीज और काउंटर फॉइल्स। उसके बाद अगर हम ओरिजिनल बिल इश्यू हो रहा है हमें कि हमने कोई एक्सपेंडिचर किया, अब बिजनेस या प्रोफेशन ने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है तो उनको बिल मिले होंगे तो उसका भी रिकॉर्ड उनको रखना पड़ेगा। बट अगर उनका जो खर्चा है वो 50 रुपीज से ज्यादा नहीं है, यानी कि अगर किसी ने कोई 50 रुपीज तक का खर्चा किया है तो उनके पास पेमेंट वाउचर भी चलेगा। पेमेंट वाउचर होता है जो अकाउंटेंट होता है वो उसकी एक एंट्री पास कर देता है, उस केस में हमारे पास कोई ओरिजिनल बिल नहीं होता। तो 50 से ज्यादा का अगर कोई पेमेंट करना है तो हमें उसका ओरिजिनल बिल अपने पास रखना पड़ेगा। फिर है अगर कोई पर्सन मेडिकल प्रोफेशन कैरी आउट करता है तो ये जो मेडिकल प्रोफेशन यानी कि डॉक्टर्स वगैरह होते हैं इनको दो पीछे वाले तो उनको सारा का सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, साथ साथ उनको डेली रजिस्टर भी मेंटेन करना है फॉर्म 3C में, और उनको अपनी इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी है कि उनके पास जब प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ था तो उनके पास कितना स्टॉक था, उनके पास कितनी मेडिसिन थी, कितने ड्रग्स थे, कितनी एसेसरीज वगैरह थी, और जब ईयर खत्म हुआ तब उनके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, उनके जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह वो यूज करते हैं। तो उनकी डिटेल्स इनको मेडिकल प्रोफेशन वालों को रखनी है। इसके बाद है पीरियड ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि हमें कितने टाइम के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। तो देखिए जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कम से कम हमें 6 साल तक मेंटेन करके रखना है, 6 ईयर्स तक। तो ये मिनिमम है, तो मिनिमम 6 ईयर्स तक आपको मेंटेन करना है। आप इससे ज्यादा तक अपने पास रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब देखिए प्रीवियस ईयर की बुक्स अब मेंटेन करके रखेंगे तो वो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड तक तो रखनी है, तभी तो उससे असेसी जो है असेसिंग ऑफिसर उससे हमारी इनकम कैलकुलेट करेगा, टैक्स कैलकुलेट होगा। उसके बाद हमें 6 साल और मेंटेन करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रीवियस ईयर अगर 18-19 है तो उसके लिए असेसमेंट ईयर 19-20 हो जाएगा। तो हमारे जो 6 ईयर्स होते हैं वो एंड होते हैं 2026 में। तो यानी कि मिनिमम टाइम पीरियड कितना हो गया कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है 31 मार्च 2026 तक। तो असेसमेंट ईयर 2020 के लिए हमें 2026 तक तो मेंटेन करनी ही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इससे ज्यादा आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। साहिल एक पर्सन है जो कि कैरी आउट करता है प्रोफेशन एज एन अकाउंटेंट। तो वो एक अकाउंटेंट है, उसकी जो ग्रॉस रिसीट्स है वो 16-17 में 90,000 है, 17-18 में 2,80,000 है और 18-19 में 3,60,000 है। तो क्या उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है 19-20 के लिए? तो हमें पता है जो अकाउंटेंट होते हैं वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आते हैं और स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के लिए हमें ग्रॉस रिसीट देखनी होती है कि उनकी जो ग्रॉस रिसीट्स है वो तीनों सालों में 1,50,000 को क्रॉस करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि 16-17 में उसकी जो ग्रॉस रिसीट्स हैं वो 1,50,000 को क्रॉस नहीं कर रही। बाकी दोनों प्रीवियस ईयर में कर रही है लेकिन 16-17 में क्रॉस नहीं कर रही। तो क्योंकि उसकी 16-17 में क्रॉस नहीं कर रही उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी नहीं है 19-20 के लिए। तो नो, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज हिज ग्रॉस रिसीट्स डज नॉट एक्सीड 1,50,000 इन प्रीवियस ईयर 16-17। तो मैंडेटरी नहीं है, अगर वो करना चाहता है फिर भी तो कर सकता है, बाकी लॉ की तरफ से ऐसा रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं अदर पर्सन्स की। तो अगर कोई पर्सन ने ऑप्ट किया है फॉर सेक्शन 44AD 44ADA
तो ये जो 44AD और 44ADA है, ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम वाले सेक्शंस है, जिसमें बिजनेस या प्रोफेशंस को एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो चाहें तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करना चाहते तो वो नहीं कर सकते। अगर ऐसे पर्सन जिसने इन सेक्शंस को ऑप्ट किया है और उनकी इनकम जो है PGBP से वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है, यानी कि इंडिविजुअल के केस में हमें पता है 2,50,000 तक एग्जेम्प्ट होता है, तो अगर उनकी इनकम जो है वो 2,50,000 से ज़्यादा है और उन्होंने इन सेक्शन को ऑप्ट किया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सर जो इनकम आप कैलकुलेट कर रहे हैं 44AD के अकॉर्डिंग और जो मेरी एक्चुअल इनकम है वो तो लोअर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी को ये सेक्शन नहीं पता क्या बोलता है, तो 44AD ये बोलता है कि अगर आप कोई प्रोफेशन कैरी आउट करते हैं तो जितना भी आपके पास ग्रॉस रिसीट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के पास 10 लाख रुपीज़ आया तो मैं उसका 50% इनकम मान लूँगा, यानी कि 5 लाख रुपीज़ इनकम हो जाएगी। अब एक्चुअल में उस पर्सन के पास इनकम हुई 3 लाख रुपीज़। अब वो असेसिंग ऑफिसर को बोलता है कि सर मेरी इनकम तो हो रही है 3 लाख रुपीज़ और आपने बोला कि इनकम होगी 5 लाख रुपए के हिसाब से टैक्स लेंगे। तो इनकम टैक्स कहता है, CBDT कहता है कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इनकम कम आ रही है तो तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके मुझे दिखाओ। अगर तुम मुझे दिखा दोगे कि तुम्हारी इनकम जो है वो कम आ रही है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यानी कि अगर किसी पर्सन ने 44AD या 44ADA ऑप्ट किया है और जो इनकी इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, यानी कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, और वो ये क्लेम करते हैं कि हमारी इनकम जो है वो कम आ रही है आपकी इनकम से जो आपने कैलकुलेट की है प्रोविजन के अकॉर्डिंग, तो कहते हैं कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो और हमें ऑडिट करके भी दिखाओ उसका। उसके बाद अगले हैं सेक्शन 44AE, 44BB और 44BBB, यानी कि ये भी वही पर्सन है जिन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट किया है और अगर इन्होंने भी बोला कि हमारी एक्चुअल इनकम जो है वो डीम्ड इनकम से कम है तो उनको भी बोला जाता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करो और उनको ऑडिट करके फिर हमें दिखाओ, तो हम मान लेंगे कि आपकी इनकम कम है। अब ऊपर वाले पॉइंट में और नीचे वाले पॉइंट में डिफरेंस ये है कि 44AD और 44ADA, यानी कि ऊपर वाला पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारी इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होगी। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। किसी पर्सन की जो एक्चुअल इनकम है वो है 2,20,000 रुपीज़ और उसकी डीम्ड इनकम आती है एज पर सेक्शन 44AD 3 लाख रुपीज़। अब देखिए एक्चुअल इनकम 220 बन रही है और डीम्ड इनकम आ रही है उसकी 3 लाख रुपीज़, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसको कंपलसरी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है और अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स यही कहता है या तो 3 लाख पे टैक्स भर दो चुपचाप, अगर आपको बोलना है कि मेरी इनकम कम है तो भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, ऑडिट कराओ, फिर हम मान लेंगे कि हाँ आपकी जो है इनकम कम आ रही है। इसके बाद है पेनल्टी। अगर कोई पर्सन इन प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करता है, यानी कि नॉन कंप्लायंस करता है किसी भी प्रोविजन का, तो उनके ऊपर फिक्स पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपीज़ की, तो 25,000 का फ्लैट उनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।